Hello students, today our topic is Python NumPy array and this is Python NumPy array part 8 and in this lecture we are going to discuss some question answer related to Python NumPy array. In our previous lecture we already discussed some question answer and in this lecture we will discuss some more question answer related to Python NumPy array. So let us start. लास्ट वीडियो में अभी हम एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था चेकबोर्ड पैटर्न का, तो उस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है आसान तरीके से, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा. देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन से पढ़िए पहले. क्रिएट अ 8x8 ND एरे एंड इट फिल इट विद अ चेकबोर्ड पैटर्न दैट मीन्स 0 and 1 एट अल्टरनेट पोजीशंस. तो अभी हमें करना ये है कि हमको एक एरे क्रिएट करना है 8x8 का, मीन्स 8 रोज़ हों और 8 कॉलम्स हों और उसके जो एलिमेंट्स हैं हमको फिलअप करना है उनको 0 1 से, और 0 1 कैसे हों, अल्टरनेट पोजीशंस पर हों. अल्टरनेट पोजीशन का मतलब पहले एक 0 फिर 1, कंटिन्यूस नहीं होंगे, ना तो 0 आएगा ना ही 1 आएगा. 2 0 आपके एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं होंगे, तो 0 1 0 1 इसी किसी भी तरीके से देखें हम रो वाइज या कॉलम वाइज आपको एडजेसेंट नहीं मिलने चाहिए. तो ये कंडीशन है हमारे पास. तो अभी हम सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमको काम ये करना है कि हमको एक एनडी एरे क्रिएट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नंपाई जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि उसको इंपोर्ट करने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं इसमें एरे से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. नंपाई लाइब्रेरी है, न्यूमेरिकल पाइथन इसकी फुल फॉर्म है, और एरे से रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमें इसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना ही होगा. यहाँ इंडेंटेशन का थोड़ा सा ये मिसप्रिंट ही है, समझिए इसको. तो आपको इंडेंटेशन नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है आपको, सेम स्पेस है लाइन का. तो अभी क्या है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ये आपने लिख दिया, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया. अब सेकंड लाइन देखिए, जेड इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरोज 8x8. अब देखिए अभी हमको एरे बनाना. अब यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम है ये कि हम जो एरे क्रिएट करेंगे उसके डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स क्या होंगे. तो यहाँ पर अगर हम एम्प्टी फंक्शन को यूज़ करें तो 8x8 का एरे बन जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो गार्बेज वैल्यू होंगी, उससे हमारा कुछ बहुत फ़ायदा होने वाला है नहीं. तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर पहले तो गार्बेज वैल्यू होंगी उसके अंदर, और अभी एक एक वैल्यू को हमें फिर मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक ऑप्शन है. और दूसरा है ज़ीरोज़ फंक्शन की हेल्प से, और थर्ड है वंस फंक्शन की हेल्प से. तो या तो हम सभी की वैल्यूज़ को गार्बेज कर दें, या फिर हम सभी की वैल्यूज़ को 0 कर दें, या सभी की वैल्यू को 1 कर दें, और फिर जो हमें चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे. तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड को ऑप्ट कर रहे हैं. हम एक 8x8 का एनडी एरे ले रहे हैं जिसके सभी एलिमेंट्स को हम ज़ीरोज़ कर रहे हैं. हम आप 1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ भी. तो जब आप इस लाइन को, अच्छा डेटा टाइप आपने लिया इंट, तो इंट डेटा टाइप ले लिया, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो पोजीशन है चेकबोर्ड की वो 0 1 से फिलअप होनी चाहिए. तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं 0 1 से फिलअप है सारी की 0 से फिलअप है सारी वैल्यू अभी फ़िलहाल. जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो 0 1 से तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा आपका, तब आपको ये मिलेगा किस तरीके से वर्क करता है. तो अभी क्या है, अभी आपने 8x8 का एरे बनाया, इट मीन्स इसमें 8 रोज़ होंगी, 8 कॉलम्स होंगे, और उसकी सभी वैल्यूज़ आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होंगी, सभी आपकी 0 ही होंगी. क्लियर? चलिए, एक तो ये हो गया आपका. तो अभी इसमें 0 1 0 1 कंटिन्यूस पोजीशन पे तो है नहीं, तो अभी हमें क्या करना है. अब लाइन नंबर थर्ड को ज़रा रीड करिए. अभी यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ. देखिए, जब आप 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, एनडी एरे की बात करते हैं, तो आपको पहला जो पोजीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग जिसे बोले, जो करनी पड़ती है वो रो के लिए, और सेकंड पार्ट कॉमा के बाद जो होता है वो कॉलम का होता है. ठीक, तो अभी हमको क्या करना है, देखिए अभी हमको ये करना है कि आप इसमें जो इवन नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको काउंट कीजिए. जनरली हम इवन नंबर रोज़ को जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8 ये पोजीशन होती है. तो 2 4 6 8 पे जो भी आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, हालांकि काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, तो उस हिसाब से तो ये ऑड हो जाएगी, लेकिन जनरली हम जो काउंटिंग करते हैं 1 से करते हैं, तो उस हिसाब से जो रो की काउंटिंग होगी वो यहाँ पर सेकंड वाली को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे. तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स पर काउंटिंग के हिसाब से, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि इंडेक्स पोजीशन क्या है, वटेवर जो भी कुछ है.
अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करें हम इसको, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ये। तो वहाँ पर हम 1010 का पैटर्न इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पर, और उसके लिए ठीक है, चलिए पहले जनरली बात ही कर लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा, ये देखिए, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, तो फिर हम इसे ऑड नंबर्स के लिए अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इसमें ऑड नंबर्स के लिए अप्लाई किया गया है, और फिर इन दोनों को मर्ज कर देंगे। जब इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा हमको। क्वेश्चन ये करना कैसे है, ये तो पता चल गया कि इसका प्रोसीजर है, ठीक। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये तो सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो हम इवन नंबर्स को एक पैटर्न दे देंगे, फिर एक पैटर्न हम ऑड नंबर को दे देंगे, और फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, इवन नंबर का सेम पैटर्न है, ऑड नंबर का सेम पैटर्न है। कैसे? इवन नंबर पे वो है 1010, मतलब काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट है तो 0101 अल्टरनेट पोजीशन पर काउंटिंग 1 से स्टार्ट है, तो 101010 ऐसे करके है। और जो ऑड नंबर पे है उसमें काउंटिंग 01 से स्टार्ट है, तो इसी तरीके से 0101 इस तरीके से। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिलेगा। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन था कि हमको करना क्या है, ठीक है। कैसे करना है ये समझने वाली बात है। उसके लिए देखिए, लाइन नंबर 3 देखिए आप, Z1 कॉलन और फिर इसके बाद कोई नंबर नहीं लिखा। तो हम जानते हैं कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो पहले लिखते हैं स्टार्ट वैल्यू, फिर लिखते हैं एंड वैल्यू, और फिर लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट वैल्यू लिखी आपने 1, एंड वैल्यू आपने लिखी नहीं, कॉलन के बाद कोई नंबर है नहीं, और आपने इंक्रीमेंट दे दिया 2 का, स्टेप वैल्यू दे दिया आपने 2 क्यों दे दी, क्योंकि हमें अल्टरनेट पोजीशन पर चाहिए, कंटिन्यूस नहीं चाहिए, इसलिए आपको 2 लिखना पड़ा, ठीक है। और फिर आपने लिखा कॉलम के लिए, क्या लिखा, कॉलन कॉलन 2। तो कॉलन से पहले कोई नंबर नहीं, इसका मतलब स्टार्ट वैल्यू जो है वो क्या है आपकी, वो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है आपका, ठीक है, मतलब 0 पोजीशन पर, और एंड वैल्यू अप टू लास्ट तक जाना है हमें। और इंक्रीमेंट कितने का करना है, स्टेप वैल्यू कितनी की, अगेन 2 की है। तो उनको हमने कैसे फिलअप कर दिया, उसको फिलअप कर दिया हमने 1 से। तो इसमें आप देखिए, इस पोजीशन के इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से होगा क्या कि ये जितनी भी इवन नंबर पर जो रो है उनका पैटर्न 10101010 इस तरीके से सेट हो जाएगा, क्लियर। और जब हम इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, ये देखिए सेकंड लाइन इसकी जस्ट रिवर्स है, ठीक है, तो फिर जो ऑड नंबर पर जो एलिमेंट्स हैं उनका पैटर्न सेट हो जाएगा इस तरीके से। और इन दोनों स्टेटमेंट के बाद हम प्रिंट जेड लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पर पहले 00 ऑलरेडी था तो ये तो इसे ओवरराइट कर देगा। तो अब जो मिलेगा हमको वो इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, क्लियर है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कहीं ओवरराइट नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि एक इवन नंबर की बात हो रही है, एक ऑड नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है, तो आपस में तो कहीं एक दूसरे को वो मिलेंगे नहीं, क्लियर है। तो फिर आपको ये आंसर मिलेगा। तो जब हम जेड प्रिंट कराएंगे तो हमें चेकबोर्ड पैटर्न प्रिंट करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वाले में अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। इसमें केस में क्या किया गया है, जो रो की डेफिनेशन दी गई है वो क्या की दी गई है, कॉलन कॉलन 2, इट मीन्स स्टार्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से लेंगे, यानी रो नंबर 0 से लेंगे, और एंड क्या है, लास्ट रो, इंक्रीमेंट कितने का है, 2 का। और कॉलम के लिए क्या है, कॉलम के लिए आपका फर्स्ट कॉलन, ठीक है, कॉलन का मतलब कॉलन के बाद कोई नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब लास्ट, और 2 दे रखा है, तो वो स्टेप वैल्यू इसकी। और ऐसा क्यों दे रखा है आपको, ऐसा इसलिए दे रखा है क्योंकि आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पर ये चाहिए, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, अब इसको रन करा के देखिएगा, क्लियर है। अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को रन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मिलेगा। सेकंड को कराएंगे तो ये आंसर मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड को कराएंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों को कराएंगे लाइन को तो आपको आंसर ये मिलेगा। तो ये था ये चेकबोर्ड पैटर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। Write a code to extract element in reverse order from array AR created below. The extracted element should be spaced with 2 elements in between in original array, that is every third element. अब ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बोला था कि आप इसे ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट सॉल्यूशन भी इसका था अवेलेबल। तो ये स्लाइड्स शेयर की थी कल मैंने आपके साथ, तो उम्मीद है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसको किया होगा। क्लियर, नहीं किया है तो आगे चलिए देखते हैं।
तो एरे तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, अब हमें करना क्या है ये समझ लीजिए। तो जहाँ तक एरे क्रिएशन की बात है वो हमारा काम ऑलरेडी करके दे दिया है क्वेश्चन में ही, हमें कुछ करने की उसके रिगार्डिंग कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, हम इसका सेकंड पार्ट देखिए। द एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट शुड बी स्पेस विथ 2 एलिमेंट इन बिटवीन इन ओरिजिनल एरे एवरी थर्ड एलिमेंट। तो आपको जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने हैं, डेफिनेशन का पार्ट ये है कि एक तो रिवर्स ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। ये एरे ऑलरेडी दे रखा है, बना दिया है, और ऑर्डर एलिमेंट्स के और जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको भी प्रिंट करा दिया है, हमारे पास है ऑलरेडी। हमको इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से 729 512 343 125 64 27 810 इस तरीके से प्रिंट कराना है। इट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं है, आगे सेकंड पार्ट इसका ये कहता है द एक्सट्रैक्टेड एलिमेंट शुड बी स्पेस्ड विथ 2 एलिमेंट्स इन बिटवीन इन ओरिजिनल एरे। तो जो स्पेस होना चाहिए वो 2 एलिमेंट्स का होना चाहिए। इसका मतलब एवरी थर्ड एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए जब हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। इट मीन्स अगर 729 प्रिंट हुआ है तो उसके बाद 2 एलिमेंट प्रिंट नहीं होंगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, इट मीन्स 216 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, इसका मतलब 27 प्रिंट होगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, इसका मतलब 0 प्रिंट होना चाहिए। तो ये इसके लिए कोड लिखने के लिए कहा गया है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, एरे का नेम लिखिए, एरे का नेम है AR, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि सभी एलिमेंट आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको रीड करने हैं। स्टार्ट वैल्यू जब फर्स्ट से लेके लास्ट तक रीड ही करने हैं तो ना तो हम स्टार्ट वैल्यू देंगे ना स्टॉप वैल्यू देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट ही होता है, और लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू जो होती है वो एरे की जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी। वटेवर जितना भी एरे का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें एरे में लास्ट वैल्यू आ रही होगी वो उसका लास्ट एलिमेंट होगा। अगर हम कोई वैल्यू मेंशन नहीं करते हैं स्टार्ट और स्टॉप की तो हमने करने की ज़रूरत भी नहीं, हमने किया भी नहीं, क्योंकि हमें तो सभी वैल्यूज़ को ट्रेस करना है। क्लियर। लेकिन क्या करना है हमको, हमें 2 काम करने हैं यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो एलिमेंट का ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो होता है रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। और सेकंड हमें एवरी थर्ड एलिमेंट चाहिए। देखिए अब यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में एरे को प्रिंट कराना है तो स्टेप वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव देंगे। क्लियर। जैसे आपने -1 दिया तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन -1 से तो सिर्फ रिवर्स ऑर्डर होगा, हमें तो थर्ड एलिमेंट भी चाहिए, एवरी थर्ड एलिमेंट, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो हम -1 ना दे के -3 देंगे, ठीक है। -1 देंगे तो कंटिन्यूस जो भी एलिमेंट्स होंगे रिवर्स ऑर्डर में वो रीड होंगे, पर हमको तो एवरी थर्ड एलिमेंट चाहिए वो भी रिवर्स ऑर्डर में, तो हम यहाँ -3 देंगे। अब ये एलिमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए तो हमने यहाँ -3 लिखा है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो फिर आंसर आपका ये आएगा 729 216 27 0, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर। चलिए आई होप अभी समझ में आ चुका होगा आपको। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। एन एनडी एरे एक्स कंटेन द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 4 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये एरे है। अब ये कहा गया कि इसका आउटपुट बताना है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एरे स्लाइसिंग अगर आपने पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगेन 2 डायमेंशनल एरे की बात हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है कॉमा से पहले वो रोज़ को रिफ्लेक्ट करता है, सेकंड पार्ट कॉलम को। और जब हम एक सिंगल इंडिविजुअल पार्ट की बात करते हैं रो या कॉलम की, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। अगर स्टार्ट और स्टेप नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है और स्टेप की वैल्यू कितनी होती है, स्टेप की वैल्यू होती है +1। और अगर रिवर्स ऑर्डर में करना है तो माइनस होना चाहिए, स्टेप की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आएगा इसमें। तो पहले तो ये दे रखा है प्रिंट एक्स, एक्स ऑलरेडी दे रखा है कि इस एरे का नेम एक्स है, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू दी 0, 0 का मतलब है ये रो नंबर है 0। फिर उसके बाद दे रखा है आपका 2, तो 2 कौन सा है, 0 1 2, 2 रो ये है आपकी 0 1 2। और हमको एक बात और मालूम है, और वो क्या बात मालूम है, हमको ये बात मालूम है कि जो भी स्टॉप वैल्यू दे रखी होती है वो एरे का पार्ट नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती, वो एक्सक्लूड होती है। तो ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होगी 2 वाली तो, ठीक है। और स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, स्टेप वैल्यू दे रखी है आपकी
ओके, स्टेप वैल्यू नहीं दे रखी तो स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है, ठीक है। अब बात ज़रा कॉलम की करते हैं। तो कॉलम एक तो 0 नंबर पर जो कॉलम है वो सेलेक्ट होगा और फिर सेकंड कॉलम सेलेक्ट होगा। तो ये कॉलम सेलेक्ट होगा और फिर इसके बाद ये कॉलम सेलेक्ट होगा, ये कॉलम सेलेक्ट होगा, ये कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा। काउंटिंग स्टार्ट 0 से होती है इंडेक्स पोजीशन की, ये ध्यान रखिएगा। मैं साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ इसमें अभी। ठीक, तो अब आपको प्रिंट कराना है, क्लियर। तो जब आपको प्रिंट कराना है तो कहा गया है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली भाई एक तो 0 और 1 रो, 2 रो आएंगी। तो एक तो ये रो आएगी और एक ये रो आएगी, ऐसे ही एक ये कॉलम आएगा और एक ये कॉलम आएगा। तो ये इन दोनों कॉलम्स पर कौन कौन से एलिमेंट मिले, 0 1 4 5। तो 0 1 4 5 आंसर होना चाहिए, वही आंसर आ भी रहा है। यही आप प्रिंट भी कराएंगे तो ये आंसर आएगा भी आपका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कहा गया है 2 कॉलन 0, स्टार्ट पोजीशन है 2, एंड पोजीशन है आपका 0, और यही रिपीट हुआ है कॉलम के लिए भी, कॉलम के लिए भी सेम ही रिपीट हुआ है आपका, ठीक है। तो अभी अगर इसका ऑर्डर अगर हम रिवर्स कर दें, क्लियर है, तो आंसर आएगा आपका एम्प्टी एरे। क्योंकि आपने क्या दिया है इसमें, स्टार्ट पोजीशन तो 2 दे रखी है, स्टार्ट पोजीशन 2 का मतलब ये, और एंड पोजीशन आपने 0 दे रखी है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम की स्टार्ट पोजीशन आपने, ये कॉलम की ही थी, रो की स्टार्ट पोजीशन ये होगी 2, और ये कॉलम की स्टार्ट पोजीशन, ये सेकंड नंबर का कॉलम 2 कॉलन 0 कॉमा 2 कॉलन 0। तो सेकंड कॉलम के बाद आगे बढ़ना था, स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट +1 होती है, पर आगे ना जाके आप 0 सेलेक्ट कर रहे हैं, और उस केस में अगर आप इस तरीके से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा एम्प्टी एरे आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर नहीं आएगी, प्रिंट कुछ नहीं होगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। जब कभी भी स्टेप वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टार्ट वैल्यू हमेशा स्टॉप वैल्यू से लेस देन ही होती है, लेस देन इक्वल टू होती है आपकी, लेस देन ही होगी, इक्वल टू भी होगी तो भी काम नहीं बनेगा, छोटी होनी चाहिए आपसे। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट वैल्यू बड़ी है और आपकी स्टॉप वैल्यू छोटी है, जैसे इस केस में 2 0। तो अगर ऐसा है तो उस केस में आपका एम्प्टी एरे प्रिंट होगा, ये ध्यान रखिएगा आपका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि स्टॉप वैल्यू जो होती है वो कभी इंक्लूड नहीं होती। स्टॉप वैल्यू से हम एक कम तक जाते हैं, ठीक है। स्टॉप वैल्यू 2 दे रखी है तो इसका मतलब है आपको 1 तक जाना है, स्टॉप वैल्यू 3 दे रखी है तो इसका मतलब 2 तक जाना है। तो जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है हमेशा। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ खास नहीं, बस इतना है कि इसमें स्टेप वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। तो जब कभी भी आपको स्टेप वैल्यू नेगेटिव मिले तो उस केस में ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा, और उस केस में जो स्टार्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो स्टेप वैल्यू से बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर स्टेप वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो स्टार्ट वैल्यू हमेशा स्टेप वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो इस केस में दे रखा 2 0, तो सेकंड नंबर की रो कौन सी है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 8 9 10 11। आपको जाना है 0 तक, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ठीक है, क्योंकि -1 दे रखा है। तो 0 का मतलब है आपका सिर्फ 4 5 6 7 एक ये रो सेलेक्ट होगी और एक 8 9 10 11 वाली रो सेलेक्ट होगी। और कॉलम की बात करें तो लास्ट कॉलम जिसमें 3 7 11 15 दे रखा है ये सेलेक्ट होगा, और रो कॉलम 2 6 10 14 एक ये सेलेक्ट होगा। अभी इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको करना ये है कि आपको देखना है कि आंसर क्या आएगा इसका। तो आंसर आएगा इसका 10 11 एंड 14 15। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग एनडी एरे AR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, write array slices in a way so that as to extract horizontal rows separately, vertical column separately। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम को सेपरेटली स्लाइस करने के लिए बोला गया है। एक एरे ऑलरेडी आपके पास दे रखा है। तो रो के लिए देखिए, एरे का नेम है ARY1, ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो स्टार्ट पोजीशन दी हमने 0,
कॉमा लगा के जब हम कॉलम मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने किया कॉमा कॉलन, सिर्फ कॉलन लगाए, मतलब ना तो स्टार्ट वैल्यू डिफाइन की, ना ही स्टॉप वैल्यू डिफाइन की, और ना ही आपने स्टेप वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि सभी कॉलम सेलेक्ट होंगी और रो कौन सी सेलेक्ट होगी, रो एट इंडेक्स पोजीशन 0, तो इसका मीन फर्स्ट रो सेलेक्ट हो जाएगी। और जब हम 1 देंगे तो सेकंड रो सेलेक्ट हो जाएगी, जब हम 2 देंगे तो थर्ड रो सेलेक्ट हो जाएगी। 3 ही रो है तो सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी, रो 1 रो 2 रो 3 करके इस तरीके से। तो एक एक रो को हम हॉरिजॉन्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलम्स की बात करें तो जस्ट इसका रिवर्स होगा। अब आपको रो सभी सेलेक्ट करनी तो आपने लिखा सिर्फ कॉलन का साइन, इसका मतलब आपने ना तो स्टार्ट वैल्यू दी, ना आपने स्टॉप वैल्यू दी, और ना ही आपने स्टॉप वैल्यू दी, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया आपने। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होती है, स्टॉप वैल्यू लास्ट होती है, ठीक है, और स्टॉप वैल्यू 1 होती है। कॉमा 0, इसका मतलब 0 नंबर पर कॉलम है, सिर्फ वो सेलेक्ट होगा। 1 करने से 1 पर जो कॉलम होगा वो सेलेक्ट होगा, 2 करने से 2 पर जो कॉलम होगा वो सेलेक्ट होगा। तो होगा ये कि सभी कॉलम सेपरेटली एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे इसके। तो एक क्वेश्चन ये था, यही हमसे कहा भी गया था। आगे देखिए, अब इसमें आउटपुट निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्टार्ट वैल्यू देखनी है, एंड वैल्यू देखनी है, मार्क करना है, और फिर ट्रैवर्स करना है उसको। ट्रैवर्स करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर होगा। ये हमारा एरे है। देखिए स्टार्ट वैल्यू रो के लिए क्या दे रखी है, नथिंग, इट मीन्स 0। कॉलन 2, तो एंड वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 तो इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है। तो 0 1 दो रो सेलेक्ट होगी। 0 पर कौन सा है, 1 2 3, 1 पर कौन सा है 4 5 6, ठीक है। कॉलम कौन सा दे रखा है, स्टार वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो ये दो रो सेलेक्ट हो जाएंगी। कॉलम की जहाँ तक बात दे रखी है तो कॉलम में क्या दे रखा है, स्टार्ट वैल्यू दी नहीं है, एंड वैल्यू 3 दे रखी है। अब 3 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब लास्ट तक ये तीनों रो सेलेक्ट हो जाएंगी, ये भी और ये भी, ठीक है। स्टार वैल्यू 1 दे रखी है। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए क्या है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ भी रहा है। क्लियर। सेकंड में चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रखा है कि स्टार्ट वैल्यू क्या दे रखी है, नहीं दे रखी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, क्या होगी, एट इंडेक्स पोजीशन 0। मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए आसानी रहे। तो स्टॉप वैल्यू क्या दे रखा है 3, इसका इट मीन्स सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि रो एट इंडेक्स पोजीशन 3 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 1 2 तीनों ही सेलेक्ट हो जाएंगी। कॉलम की बात करें तो ना तो स्टार्ट वैल्यू दे रखी है, ना एंड वैल्यू दे रखी है, और ना ही स्टेप वैल्यू, अच्छा स्टेप वैल्यू दे रखी है 2 दे रखा है। तो स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रखी, एंड वैल्यू नहीं दे रखी, तो स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट, एंड वैल्यू हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट, और इंक्रीमेंट दे रखा है 2 का, तो ये सेकंड रो सेलेक्ट नहीं होगी, इट मीन्स 2 5 8, सेकंड कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा, सॉरी 2 5 8 वैल्यू सेलेक्ट नहीं होंगी। तो आंसर क्या आएगा, अब आपका आंसर आएगा 1 3 4 6 और 7 9। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें बस ये दे रखा है कि ना तो स्टार्ट वैल्यू दे रखी है रो के लिए, ना कॉलम के लिए स्टार्ट वैल्यू दे रखी है। हाँ स्टेप वैल्यू नेगेटिव जरूर दे रखी है, और स्टेप वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि आपको जो ट्रेवर्स करना है वो रिवर्स ऑर्डर में करना है ट्रेवर्स, ठीक है। -1 दे रखा है, तो जंप कितने का होगा, 1 का ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, कॉलम वाइज, तो देखिए ये सभी रो सेलेक्ट होंगी और सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे, और रिवर्स ऑर्डर में कॉलम रीड करना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आएगा 9 8 7, इसके बाद 6 5 4, ये देखिए ये रो टेबल होगी, फिर ये रो, फिर इसके बाद ये, तो 9 8 7 6 5 4, और लास्ट में एट लास्ट 3 2 1। तो ये एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, आपका यही आउटपुट आएगा। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 2 एरे। अब यहाँ पर 2 एरेज दे रखे हैं ऑलरेडी। अब ये कहा गया है इसके, राइट द कमांड टू कॉनकैटिनेट AR1 एंड AR2। एरे का नेम AR1 है और दूसरे एरे का नाम AR2 है। अब आपको रो वाइज और कॉलम वाइज कॉनकैटिनेट करना है, ठीक है। तो अभी हमें देखिए यहाँ पर हमें एक बात मालूम है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट, और जो कॉनकैटिनेट होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है एक्सिस 0 के अलॉन्ग कॉनकैटिनेट होता है, और एक्सिस 0 का मतलब होता है रो वाइज कॉनकैटिनेट होता है। तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है numpy डॉट कॉनकैटिनेट, फंक्शन का नेम, और एज ए पैरामीटर वैल्यू हम क्या पास करेंगे, एरे का नेम। तो एरे का नेम क्या है, AR1 और AR2। तो एरे का नेम है AR1 और AR2,
एक्सेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होती है और एक्सेस 0 का मतलब है रो वाइज। कॉलम वाइज करना है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा एक्सेस 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज। डेफिनेशन वही रहेगी numpy डॉट कॉन्केटिनेट AR1 AR2, एक्सेस 1 डिफाइन कर देंगे सिर्फ। तो चलिए एक ये हो गया आपका, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग एनडी एरे AR1। ये एक एरे दे रखा है हमें और हमें क्या काम करना है, हमें काम ये करना है राइट कोड टू एक्सट्रैक्ट द सबसेट फ्रॉम द एनडी एरे AR1 कंटेनिंग एलिमेंट्स हुज स्क्वायर इज फुली डिविजिबल बाई 4 के। तो कंडीशन लग गई यहाँ पर और हमें करना है एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट, और एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के साथ एक्सट्रैक्ट भी इस तरीके से करना है कि जिसके एलिमेंट का स्क्वायर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल हो। तो पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, नंपाई को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो लाइन लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। सेकेंड लाइन कंडीशन लिखेंगे जो भी कंडीशन है। तो AR वाई के सभी एलिमेंट का हमको स्क्वायर करना है। ये हम ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको क्रिएट कर चुके हैं एरे को। तो हम लिखेंगे AR वाई। अगर नहीं क्रिएट किया है तो क्रिएट करने के लिए आप एरे को क्रिएट कर दीजिएगा एरे फंक्शन के थ्रू, या अरेंज और रीशेप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम मेन बात वही कर रहे हैं जो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछी गई है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंडीशन देनी है। हमने कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन के लिए वेरिएबल ले लिया CON। AR1 किसका नाम है, एरे का। इसका हमें स्क्वायर करना है सभी एलिमेंट का। तो हमने लिखा AR1 डबल स्टार 2। इसका मतलब है इसका स्क्वायर पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं इसकी, तो सभी की एलिमेंट्स की पावर 2 हो जाएगी। और हमको 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए तो हमने लिख दिया मॉडलो 4, मॉडलो डिवीज़न 4। मॉडलो डिवीज़न 4 का क्या मतलब है कि इससे जो भी 4 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर काउंट होगा, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0। तो इसलिए हमने लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। अब आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एक्सट्रैक्ट, और ये किसका होता है, नंपाई का। तो हम लिखेंगे np डॉट एक्सट्रैक्ट EXTRACT, और फिर लिख दी हमने कंडीशन। यहाँ हम कंडीशन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने एक वेरिएबल ले लिया CON जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया ऊपर। तो यहाँ पर CON लिखेंगे। और ये कंडीशन किस पर अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है AR1 पर, एरे पर। तो जो आंसर मिलेगा वो जो भी कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाइड करेगा। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है उनको एक्सट्रैक्ट कर देगा, वही सिर्फ शो होंगे AR1 के, बाकी और कोई शो नहीं होगा। क्लियर। जैसे नंबर एलिमेंट 4 शो होगा और 8 शो होगा, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, सॉरी जिनका स्क्वायर नंबर्स का। तो एक एलिमेंट है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। 4 तो है ही क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 8 भी डिविजिबल होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 2 4 8 ये रिटर्न करेगा यहाँ पर। और इसमें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 भी 4 से डिविजिबल है, तो ये भी रिटर्न करेगा आपका, ठीक है। तो ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होंगे, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे वो सभी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। इसमें मेन बात यह है कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज़ होता है, और एक्सट्रैक्ट फंक्शन में कंडीशन देते हैं, ठीक है, जिस यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। कॉमा लगा के एरे का नेम लिखते हैं। तो उस एरे में जो भी कंडीशन एरे के एलिमेंट्स जो भी एरे के एलिमेंट्स उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे होंगे वो एलिमेंट्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये था। चलिए एक प्रोग्राम और छोटा सा है, इसका आपको आउटपुट बताना है। नंपाई को इंपोर्ट किया गया है, एक एरे क्रिएट किया गया है लिस्ट के थ्रू, ठीक है। फिर एक और एरे क्रिएट किया गया है, इसको भी प्रिंट कराया गया है। और फिर किया गया है वी स्टैक। वी स्टैक क्या होता है, वर्टिकल स्टैक। किसके लिए यूज़ होता है ये यूज़ होता है कॉन्केटिनेशन के लिए। कैसे, वर्टिकली। तो वर्टिकली कॉन्केटिनेट होगा। तो देखिए पहला एरे है 1 2 3, ये फर्स्ट एरे है। ये सेकंड एरे है जिसके एलिमेंट हैं आपके 9 8 7 9 8 7 6 5 4, ठीक है। इन दोनों को कॉन्केटिनेट जब वर्टिकली करेंगे तो एलिमेंट क्या मिल जाएगा 1 2 3 9 8 7 6 5 4। तो ये आंसर मिलेगा वर्टिकल स्टैक के बाद। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप अभी नंपाई में उतना कुछ खास बचा नहीं।
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।